Hello guys, this is Anam Shafkat. Welcome to my YouTube channel. Before watching the video, I would request and like you to please like my channel, subscribe and press the bell icon. अच्छा, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की. इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमें FIFO मेथड से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले we will read the question. The following information has been extracted from the books of XYZ company to prepare material ledger card for the month of February. February 1 company had 800 yard fabric at the rate rupees 500 per yards. उन्होंने कहा है कि अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखें, ये इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी. रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर मटेरियल लेजर कार्ड बाय यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. जो पहला पार्ट है उसमें हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में एक FIFO मेथड होता है, उस FIFO मेथड के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसका फॉर्मेट मैंने लेफ्ट साइड पर ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी. अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, इसका ऑलरेडी मैं एक यूट्यूब लेक्चर बना लूँगी, वो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, उसको आप बाद में देख सकते हैं. लेकिन FIFO क्या होता है? FIFO मेथड बेसिकली एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम टेक्निक की ही होती है, जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, COGS की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और रिमेनिंग बैलेंस की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं. यानी कि जब हमारी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे लिए फिजिकली काउंट करना अपनी इन्वेंट्री को डिफ़िकल्ट होता है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. तो वहाँ पे इस कंटिन्यूस अपडेट्स को मेंटेन करने के लिए हम एक लेजर क्रिएट करते हैं, जो कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर FIFO लेजर भी होता है, एवरेज कॉस्ट भी होता है, LIFO भी होता है. LIFO यूजुअली पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन अब IFRS ने प्रोहिबिट कर दिया है, तो उसकी वजह से अब FIFO और एवरेज कॉस्ट ही यूज़ किया जा रहा है. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला उनका पार्ट है, February 1 कंपनी हैड 800 यार्ड्स फैब्रिक एट द रेट रुपीज़ 500 पर यार्ड्स. कंपनी ने 800 यार्ड बेसिकली परचेज किए हैं. ये आपकी यूनिट्स हैं. 800 यार्ड्स जो ये आपकी यूनिट है और पर यार्ड जो कॉस्ट है वो 500 है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. यहाँ पे हम डेट का एक सेपरेट कॉलम बना लेते हैं. February 1, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं February 1 पे 800 और पर यूनिट कॉस्ट है 500. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी, राइट. तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 4 लाख आ गई. इसी चीज़ को हम एज इट इज़ उठा के बैलेंस में ले जाएंगे, क्योंकि अगर आप नोटिस करें क्वेश्चन में तो February 1 में कोई सेलिंग नहीं हो रही है, आप कोई भी यूनिट सेल नहीं कर रही हैं, तो वही जो आपने परचेज की है वो आपके बैलेंस का पार्ट बन जाएगा, राइट. वही आपकी जो आपकी इन्वेंट्री है वो आपकी वेयर हाउसेस में पड़ी है, तो वो बैलेंस में मेंटेन हो जाएगी, राइट. उसके बाद February 5 को परचेज करें मटीरियल 500 यार्ड्स एट द रेट रुपीज़ 700 पर यार्ड्स. 5000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं और 700 पर यूनिट कॉस्ट पे कर रही है, राइट. अब आप ये देखिए, पहले आपकी कॉस्ट थी February 1 को 500, यानी आफ्टर 4 डेज आपकी 200 पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी उसी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आप पहले बाय कर रहे थे. अब ये एक इन्फ्लेशन फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है. ये पर यूनिट कॉस्ट चेंज होने की वजह से ही हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की चीज़ों को देख रहे होते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, राइट. तो अब हम February 5 को 5000 यूनिट्स 700 पर यूनिट पे बाय कर रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, राइट, 35 लाख. अब हमने करना क्या है, February 5 में अब हमारी ये भी बैलेंस में पड़ी हुई है और ये भी बैलेंस में चली जाएगी, तो इन दोनों बैलेंस को हमने एक्यूमुलेट करना है, यानी ऐड करना है. तो इसको मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इसी डेट पे पहले कॉपी कर दूंगी, कॉपी एंड पेस्ट, राइट, और इसको भी साथ ले जाऊंगी मैं. तो इसके बाद क्या होगा,
मैंने इनको प्लस कर लेना है। अगर आप 5000 में 800 प्लस करें तो आपके पास 5800 यूनिट्स हो जाते हैं, राइट। 5800 700 में 500 प्लस करें तो 1200 आपके पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको प्लस नहीं करते हम, क्योंकि हम एवरेज कॉस्ट मेथड नहीं यूज़ करें, हम FIFO मेथड यूज़ करें। अब FIFO मेथड क्या होता है इसकी भी मैं आपको डिटेल बताती हूँ अभी। 35 लाख में अगर 4 लाख प्लस करें तो हमारे पास 39 लाख हो जाता है। अच्छा, FIFO मेथड क्या होता है पहले ये जान लें। FIFO मेथड ये होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि जो पहले यूनिट को बाय करेंगे उस यूनिट को पहले सेल करेंगे, बजाय इसके कि जो बाद में यूनिट बाय कर रहे हैं वो पहले सेल करें। क्योंकि समटाइम्स आप ऐसी इन्वेंट्री को डील कर रहे होते हैं जो पेरिशेबल होती है, जो जल्दी ख़राब या एक्सपायर हो जाने वाली होती है। तो उसकी वजह से जब आपको डाउट होता है कि आपकी इन्वेंट्री ख़राब हो जाएगी, वो सेल नहीं होगी, तो आप पहले आने वाले यूनिट्स को पहले सेल करना प्रेफर कर रहे होते हैं, ताकि आपकी इन्वेंट्री ख़राब ना हो और आपको कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है जी। अब अगर आप नोटिस करें तो हमने फरवरी 5 की का लेजर के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी है। अब फरवरी 15 यानी आफ्टर 10 डेज आप जो है यूनिट्स इशू कर रहे हैं। इशू 1800 यार्ड्स मटेरियल, 1800 यार्ड्स मटेरियल को इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, फरवरी 15। अब हमने एक बात की थी कि सबसे पहले आने वाले यूनिट्स को सबसे पहले सेल करेंगे, राइट। तो 1800 यूनिट्स इशू करें ना, तो सबसे पहले हम 800 यूनिट्स को इशू करेंगे। 800 इसकी यूनिट कॉस्ट थी हमारे पास 500, ठीक है। तो ये 4 लाख के साथ हमने इशू कर दिया। रिमेनिंग हमने कितने मजीद इशू करने हैं? 1000 यूनिट, राइट, क्योंकि 1800 यूनिट्स इशू करने थे ना, उनमें से 800 तो हमने फरवरी 1 के बैलेंस से इशू कर दिए। अब फरवरी 5 में जो बैलेंस में थे वो 5000 हमने बाई किए थे। उस 5000 में से सिर्फ हमें इशू के लिए 1000 यूनिट्स चाहिए, क्योंकि हम 1800 इशू कर रहे हैं। तो ये 1000 यूनिट्स हम 700 कॉस्ट पे इशू करेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7 लाख, राइट। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 7 लाख प्लस 4 लाख आपके पास कितने हो जाते हैं? इनको आप प्लस कर सकते हैं, 11 लाख, ठीक है। और ये आपके पास यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 1800, राइट। अच्छा, तो रिमेनिंग आप देखें कि आपके बैलेंस में कितनी चीज रह गई है। आप इस चीज को देखेंगे, आपके बैलेंस में कितने रह गए हैं, ठीक है। आपने ये तो मुकम्मल इशू कर दिए, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये इशू हो चुके हैं कंप्लीट। तो इसमें से कोई एक यूनिट भी आपका रिमेनिंग नहीं रहा। इसमें से आपने 1000 इशू किए हैं, तो रिमेनिंग 4000 रह गए, राइट। तो 4000 यूनिट आपके रिमेनिंग बैलेंस के अंदर मेंटेन्ड हैं। इसकी कॉस्ट थी 700, तो 4000 को 700 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 28 लाख। आप इसको खुद भी कर लें, 4000 को 700 से करेंगे तो आपके पास 28 लाख आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन के लास्ट 25 फरवरी को आप मजीद 900 यूनिट्स इशू करे हैं, राइट। तो ये डेट थी आपकी। डेट आपने लाजमी डालनी है ताकि जो भी आपको देख रहे या चेक कर रहे इस क्वेश्चन को, उसको ये पता हो कि किस डेट की ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप 900 जो यार्ड्स है वो आप इशू कर रहे हैं मटेरियल के, वो आप बाय नहीं कर रहे, वो परचेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इशू करने हैं 900। अब आपके पास बैलेंस में यही चीज़ थी, तो मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ ताकि यह हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो 900 इनमें से इशू करें, रिमेनिंग 3100 रह गए, राइट। तो 700 पर यूनिट कॉस्ट पे इशू करें, तो 900 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630,000 आपके पास बैलेंस में आ जाता है। रिमेनिंग यूनिट 3100 रह गए। 700 पर यूनिट कॉस्ट 3100 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 217,000,000। इनको अगर आप खुद भी चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। 3100 मल्टीप्लाई 700, 217,000,000, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व क्यों किया? इस क्वेश्चन की क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, पहले आप ये देख लें।
ठीक है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपके रिमेनिंग बैलेंस कितना है। रिमेनिंग टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास इतनी पड़ी हुई है, आप ये कह सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस या रिमेनिंग टोटल कॉस्ट इतनी है, ठीक है। रिमेनिंग यूनिट्स आपके वेयर हाउसेस में इतने पड़े हुए हैं जिसकी पर यूनिट कॉस्ट है आपकी 700। आप इस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर देते हैं। और अगर आप बताएंगे कि COGS यानी आपने टोटल कितनी कॉस्ट के साथ कितने यूनिट्स इशू किए हैं, तो आप ये करेंगे कि इसमें मैं लाइन ड्रॉ करके इन दोनों को प्लस कर लिया आप। 11 लाख प्लस 630,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाली जो अमाउंट है ये आपकी टोटल COGS कॉस्ट है, ठीक है। और कितने यूनिट्स के साथ इशू हो रही है, 1800 प्लस 900, 2700 यूनिट्स आपने फरवरी के मंथ में इशू किए हैं जिनकी कॉस्ट है 17,30,000, राइट। तो अगर 17,30,000 को डिवाइड करते हैं 2700 से तो आपके पास यूनिट कॉस्ट आ जाती है। और मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कैलकुलेट करना, यूजुअली वो एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर ही हम कर रहे होते हैं। तो इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि टोटल COGS कॉस्ट क्या है आपकी और वो कितने यूनिट पे इशू हुई है, तो वो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और अगर आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि टोटल कितने यूनिट्स परचेज किए थे, तो आप 5800 कह सकते हैं, दोनों को प्लस करके यहाँ रिकॉर्ड करते हैं और टोटल आपकी जो कॉस्ट होगी वो इतने यूनिट्स पे परचेजिंग कॉस्ट टोटल बन रही है, राइट। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक पार्ट आपका क्लियर हो गया है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, राइट। आपने COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बतानी है फरवरी के मंथ की। अब ये यहाँ तक जो ये रिक्वायरमेंट है ये फर्स्ट पार्ट की थी। ये फॉलोइंग कॉस्ट से लेके प्रीमियम प्लान तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सेकंड पार्ट की है। तो उसको देखते हैं। द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, finished good inventory increased by 135,000. Worker completed the assigned job in the month of February and 805,500 as direct labor cost computed under the HELSE premium plan. अच्छा जी, उन्होंने आपको बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है आपने फरवरी के मंथ की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लेंगे, वो है हमारे पास 80,550। उसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड बेसिकली हमारी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जैसे यूटिलिटीज़, डेप्रिसिएशन, जो कि फैक्ट्री को रन करने के लिए, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो कॉस्ट इनकर की जाती है वो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। वो आप डायरेक्ट लेबर में ऐड कर देंगे, वो आपके पास है 515,000। इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो आपके पास कितनी अमाउंट आ गई, 1320500। आप इनको प्लस कर सकते हैं, तो ये आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, राइट। दिस इज योर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता तो उसको ऐड करते, देयर इज नो ओपनिंग प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको आप लेस करेंगे, ठीक है। अब उसको लेस क्यों करते हैं आप उसको डिडक्ट क्यों करते हैं, ये वो वर्क इन प्रोग्रेस है COGS का जो भी पेंडिंग है, ठीक है, जो पेंडिंग है, जो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो इसको लेस कर देंगे। वर्क इन प्रोसेस कितनी अमाउंट है आपके पास, 75,000। इसको आपने माइनस कर दिया तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको आप खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1245500, राइट। तो ये वाली जो वैल्यू है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये आपके पास वैल्यू आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, राइट।
अच्छा, उसके बाद आपके पास लास्ट वैल्यू है फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 135,000. फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 135,000. ये इसका क्या मतलब है? ये वो इन्वेंट्री है जो आपकी फरवरी के एंड तक सेल नहीं हुई. ये आपकी फिनिश्ड गुड आपकी वेयर हाउसेस में पड़ी है, जो कि आपकी प्रोड्यूस तो हो गई थी लेकिन सेल नहीं हुई, तो इसको लेस कर देंगे. लेस फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय, कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुई है? 135,000. इसको लेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 111,0500. ये आपकी टोटल है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. थैंक यू सो मच.